हेलो क्लास। सो ये जो आज का क्लास होने वाला है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। तो सबसे पहले जो पिछली क्लास हमारी थी जो बेस थी टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट, इसका एक क्विक रिवीजन कर ले रहे हैं। पिछली क्लास में हमने टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट पढ़ा था। टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट क्या बताता है? टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का मतलब है ब्लड के एक निश्चित वॉल्यूम में प्रेजेंट जितनी भी डब्ल्यूबीसीज हैं उनकी नंबर्स, उनकी संख्या पता करना। ठीक है, तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट में या टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमें सिर्फ यही बताता है कि ब्लड में टोटल कितने डब्ल्यूबीसी हैं, लेकिन ये नहीं बताता है कि उन डब्ल्यूबीसीज में न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, उन डब्ल्यूबीसीज में लिम्फोसाइट्स कितने हैं, मोनोसाइट्स कितने हैं, एजिनोफिल्स कितने हैं और बेसोफिल्स कितने हैं। तो यहीं से डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट की ज़रूरत आती है। तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट में हमने क्या किया था, उसमें हमारा मेन एम था कि टोटल ल्यूकोसाइट पॉपुलेशन को काउंट करना। ठीक है, उसका एक बेसिक प्रिंसिपल क्या था कि ब्लड को एक सुइटेबल डब्ल्यूबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड से डाइल्यूट किया जाता है। इसका पर्पस क्या था? आरबीसीज को लाइज या अल्टर करके या उनको ख़त्म करके डब्ल्यूबीसी को काउंटिंग के लिए डिस्टिंग्विश करना। फिर क्या करते थे फिर हमने डाइल्यूटेड ब्लड को न्यूबावर काउंटिंग चैम्बर में या हेमाटोसाइटोमीटर में भर के एक स्पेसिफिक एरिया में डब्ल्यूबीसी काउंट करना शुरू किया। फिर फार्मूला से एक्चुअल डब्ल्यूबीसी काउंट को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट का फार्मूला क्या था? डब्ल्यूबीसी अपॉन म्यू पर लीटर इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेल्स काउंटेड इनटू डाइल्यूटेड फैक्टर अपॉन वॉल्यूम काउंटेड। या फिर लेबोरेटरी मेथड के अकॉर्डिंग क्या था? टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट इज इक्वल टू एन इंटू डाइल्यूशन फैक्टर इंटू चैम्बर करेक्शन फैक्टर। तो जो मैनुअल न्यूबावर मेथड में कॉमनली यूज्ड कैलकुलेशन के आधार पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि काउंटेड सेल्स को डाइल्यूशन और चैम्बर वॉल्यूम के हिसाब से करेक्ट करके हम सेल्स पर म्यू लीटर निकाला जाता है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते थे कि डब्ल्यूबीसीज ओवरऑल बढ़े हैं या फिर घटे हैं। ठीक है, एंड ल्यूकोसाइटोसिस है या ल्यूकोपीनिया है। तो डब्ल्यूबीसी बढ़े हैं घटे हैं, ल्यूकोसाइटोसिस है या ल्यूकोपीनिया, ये तो हम जानते हैं। बट टीएलसी में हम क्या नहीं जानते कि हम ये नहीं जान पाते कि न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा हैं या कम है, लिम्फोसाइट्स ज़्यादा है या कम है, एजिनोफिल्स बढ़े हुए हैं या नहीं, मोनोसाइट्स बढ़े हुए हैं या नहीं, बेसोफिल्स में कोई एबनॉर्मलिटी है या नहीं। ठीक है, तो यही गैप डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट को पूरा करता है। ठीक है, तो चलो, तो अभी हम डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले आप ये बताइए, अगर किसी पेशेंट का टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट 15,000 सेल्स पर म्यू लीटर आया, तो क्या हमें सिर्फ इतना पता चलने से किसी डिज़ीज़ का एग्जैक्ट ल्यू मिल जाएगा? नहीं ना। तो क्योंकि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ने के पीछे बहुत अलग अलग रीज़न्स हो सकते हैं। अगर हमें पता चले कि न्यूट्रोफिल्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम क्या सोचेंगे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन का क्ल्यू मिल सकता है। अगर लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा हैं तो कई वायरल इन्फेक्शंस या कुछ लिम्फोइड कंडीशंस का क्ल्यू मिल सकता है। अगर इज़नोफिल्स ज़्यादा हैं तो एलर्जी या फिर पैरासाइटिक इन्फेक्शन का क्ल्यू मिल सकता है। इसीलिए हम सिर्फ कितने डब्ल्यूबीसी हैं ये नहीं जानना चाहते हैं, हमें ये भी जानना है कि डब्ल्यूबीसीज में कौन सी टाइप कितने प्रोपोर्शन में मौजूद है, और इसी को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट। सो डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट इज़ द डिटर्मिनेशन ऑफ relative percentage or proportion of different types of WBCs present in peripheral blood. So it is a hematological laboratory investigation used to determine the relative proportion या percentage of each type of white blood cell present in peripheral blood. So it involves identification and counting of 5 major types of leukocytes, which is neutrophils,
lymphocytes, monocytes, eosinophils and basophils. Usually by examining a properly prepared and stained peripheral blood smear अंडर अ माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो 5 टाइप के WBCs को आइडेंटिफाई करना और काउंट करना होता है. न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, ओजनोफिल्स एंड बासोफिल. तो क्या, सो इन कन्वेंशनल मैनुअल डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट में अप्रॉक्सीमेटली 100 WBCs को आइडेंटिफाई करते हैं एंड क्लासीफाइड करते हैं अकॉर्डिंग देयर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसे उनका सेल का साइज़, सेल के शेप के अकॉर्डिंग, न्यूक्लियस का अपीयरेंस, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स के आधार पे. तो ये रिजल्ट्स एक्सप्रेस किए जाते हैं एज अ परसेंटेज. फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल 70% हैं या लिम्फोसाइट्स 20 to 40% हैं, मोनोसाइट्स 2 to 8%, इजोनोफिल्स 1 to 6%, बासोफिल्स 1 या 2% इन अडल्ट्स. ठीक है, सो सिंपल लैंग्वेज मैंने आपसे बोला कि मान लो क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, मान लीजिए क्लासरूम में कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं. उनमें से 60 बॉयज़, 30 गर्ल्स एंड 5 टीचर्स, 5 स्टाफ. हमने ऐसे मान लिया. तो हमें सिर्फ ये पता नहीं करना है कि टोटल 100 लोग हैं, बल्कि ये पता करो ना कि 100 में किस कैटेगरी के कितने लोग हैं. एग्जैक्टली इसी तरीके से TLC, टोटल WBC कितने हैं, DLC, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट, उन टोटल WBCs में कौन कौन से WBC कितने परसेंटेज में है. इसीलिए बहुत सिंपल लाइन में TLC टेल्स अस द क्वांटिटी ऑफ WBCs, whereas DLC tells us the distribution of differential types of WBC. एंड राइट नाउ डिफरेंशियल WBC काउंट का जो मेन पर्पज़ है क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टाइप्स की रिलेटिव प्रोपोर्शन को डिटरमाइन करना और उनकी abnormalities को डिटेक्ट करना. ठीक है, सो इसके थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से WBC प्रीडोमिनेंट है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन का क्लू है या नहीं है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है या नहीं है, और कुछ हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का सस्पिशन है या नहीं. तो ओवरऑल हमने ये समझा कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट टाइप्स की रिलेटिव प्रोपोर्शन डिटरमाइन करना और उनकी एबनॉर्मलिटीज़ को डिटेक्ट करना क्यों ज़रूरी है. ठीक है, अभी फॉर्मूला समझ लीजिए आप. परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर WBC इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट WBC काउंटेड अपॉन टोटल WBC काउंटेड इन 200. ठीक है, फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि 60 न्यूट्रोफिल्स आर फाउंड अमंग 100 WBCs. तो न्यूट्रोफिल्स का परसेंट 60%. खैर, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट पे कौन कौन से सेल्स देखे जाते हैं. तो पेरिफेरल ब्लड में मेनली 5 ल्यूकोसाइट टाइप्स होते हैं. अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पे. ठीक है, और वो 5 कौन से हैं, न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल अडल्ट या डिफरेंशियल जो उनका होता है 40 to 70% होता है. एंड लिम्फोसाइट्स जो होते हैं 20 to 40%, मोनोसाइट्स 2 to 8%, eosinophils 1 to 6% एंड बासोफिल्स 0 to 1%. तो रेफरेंस रेंजेस लेबोरेटरी एज और पेशेंट की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा वेरी कर सकते हैं. इसीलिए प्रैक्टिकल रिपोर्टिंग में अपने लेबोरेटरी रेफरेंस रेंज को ही फॉलो करना चाहिए. तो इन परसेंटेजेस का टोटल थियोरेटिकली लगभग 100% होना चाहिए. ठीक है, सो DLC का मैंने फॉर्मूला बताया अभी आपको. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है, मान लो हमने पेरिफेरल स्मेयर में 100 WBC काउंट किए. अब हमें उसमें से 60 कितने मिले, न्यूट्रोफिल मिले, 30 लिम्फोसाइट्स, 5 मोनोसाइट्स, 4 इजोनोफिल्स, 1 बासोफिल. तो परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर WBC इज इक्वल टू नंबर ऑफ दैट टाइप काउंटेड मीन्स WBC काउंटेड अपॉन
टोटल WBC काउंटेड इनटू 100। अगर टोटल 100 सेल्स काउंट किए हैं तो कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाती है। न्यूट्रोफिल्स इज इक्वल टू 60/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 60%। सेम तरीके से लिम्फोसाइट्स के लिए 30 है, 30/100 इंटू 100 इज इक्वल टू 30%। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और आता है कि रिलेटिव वर्सेस एब्सोल्यूट काउंट। देखो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। DLC में क्या होता है, नॉर्मली हमें परसेंटेज बताता है, ठीक है, इसे कहते हैं रिलेटिव काउंट। लेकिन क्लिनिकली कई बार हमें एब्सोल्यूट काउंट भी चाहिए। एग्जांपल के तौर पे TLC जो हमने किया है ना, 20,000 सेल्स पर मिलीलीटर और न्यूट्रोफिल 70%। तो एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट कितना होगा? एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट इज इक्वल टू टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंटू न्यूट्रोफिल चेंज या परसेंटेज अपॉन 100। ठीक है, तो कितना वो कितना था? 20,000 था। 20,000 इंटू 70/100 कितना आएगा? 14,000 सेल्स पर मिलीलीटर। इसीलिए डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट परसेंटेज बता देता है कि एब्सोल्यूट काउंट एक्चुअल नंबर पर यूनिट वॉल्यूम बताए, और ये डिस्टिंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो DLC करने के लिए क्या सैंपल चाहिए? जनरली पेरिफेरल वेनस ब्लड लिया जाता है। एंटी कोआगुलेटेड ब्लड में कॉमनली हम EDTA ट्यूब का यूज़ करते हैं, उससे पेरिफेरल ब्लड स्मेयर प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, एंड फिर स्मेयर को अप्रोप्रिएट स्टेन से स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंदर हम WBC मॉर्फोलॉजी और जो भी डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे से ये करते हैं। ठीक, वेल सबसे पहले हम बेसिक प्रिंसिपल्स की बात कर रहे हैं। प्रिंसिपल वैसे तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, बट मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट का जो बेसिक प्रिंसिपल है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ल्यूकोसाइट्स कैन बी डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजी, साइज, न्यूक्लियर अपीयरेंस एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर स्टेनिंग ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम ब्लड स्मेयर बनाते हैं, उसे स्टेन करते हैं और माइक्रोस्कोप में अलग अलग WBCs को उनके साइज़, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के अपीयरेंस के बेस पे उनको पहचानने की कोशिश करते हैं। तो कौन सा स्टेन कॉमनली यूज़ होता है? पेरिफेरल ब्लड स्मेयर में कॉमनली रोमानोव्स्की टाइप स्टेन को यूज़ करते हैं, जैसे कि लेशमान स्टेन या राइट स्टेन। ठीक है, यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे देखो, एंड राइट जिम्सा स्टेन या जिम्सा स्टेन। तो लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग स्टेन सिलेक्शन अलग हो सकता है। तो पेरिफेरल ब्लड स्मेयर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट सिर्फ मशीन से परसेंटेज निकालने की बात नहीं है। पेरिफेरल स्मेयर में हमें सेल्स की मॉर्फोलॉजी देखने का भी मौका मिलता है। तो हम देख सकते हैं सेल का साइज़, न्यूक्लियर शेप या फिर न्यूक्लियर सेगमेंटेशन, क्रोमैटिन पैटर्न, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, एबनॉर्मल और इमेच्योर सेल्स, WBC मॉर्फोलॉजी एंड प्लेटलेट अपीयरेंस। सो क्योंकि DLC सिर्फ मशीन से परसेंटेज निकालने की बात नहीं है, मैंने अभी आपसे कहा कि पेरिफेरल स्मेयर में हमें सेल्स की मॉर्फोलॉजी को देखने का मौका देता है। तो हम इसमें क्या देखेंगे? सेल का साइज़ क्या है, न्यूक्लियर शेप, न्यूक्लियर सेगमेंटेशन, क्रोमैटिन पैटर्न, साइटोप्लाज्मिक ग्रैन्यूल्स, एबनॉर्मल इमेच्योर सेल, RBC मॉर्फोलॉजी एंड प्लेटलेट अपीयरेंस। इसीलिए स्मेयर एग्जामिनेशन केवल परसेंटेज काउंटिंग नहीं है, उसमें हम मॉर्फोलॉजिकल असेसमेंट भी देखते हैं। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा बात करेंगे इसमें हम डिटेल्ड प्रोसीजर के बारे में। सो अभी अगर हम प्रोसीजर की बात कर रहे हैं तो ओवरऑल हमने प्रिंसिपल देख लिया। ठीक है, डिफरेंशियल WBC काउंट मॉर्फोलॉजिकल आइडेंटिफिकेशन पे बेस्ड है। तो जो भी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर है इसको लेशमान स्टेन से स्टेन किया जाता है। तो लेशमान स्टेन में एसिडिक और बेसिक डाइज होती है जो ब्लड सेल्स के न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ग्रैन्यूल्स को अलग अलग कलर्स में दिखाई देने के लायक बनाती है बेसिकली। तो पेरिफेरल
ब्लड स्मेयर को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंडर इंडिविजुअल्स WBCs को देखने के लिए हमें उनके साइज़, न्यूक्लियर शेप, सेगमेंटेशन, क्रोमैटिन पैटर्न, साइटोप्लाज्म वगैरह इनके बिहाफ पे आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया। तो स्पेसिमेन को क्या बोलेंगे, DLC के लिए कॉमनली यूज होने वाला स्पेसिमेन क्या है, पेरिफेरल वेनस ब्लड। ब्लड को अप्रोप्रिएटली कलेक्टेड EDTA एंटीकोगुलेंट सैंपल से लिया जाता है। तो सैंपल प्रॉपरली कलेक्ट होना चाहिए, प्रॉपरली मिक्स होना चाहिए, क्लॉटेड नहीं होना चाहिए, और हीमोलाइसिस या अदर सिग्निफिकेंट प्री एनालिटिकल प्रॉब्लम्स नहीं होने चाहिए। एंड स्मेयर प्रिपरेशन में अननेसेसरी डिले अवॉइड करना चाहिए। तो ज़रूरी ये है कि लेबोरेटरी की स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग स्पेसिमेन हैंडलिंग और टाइमिंग फॉलो करनी चाहिए। ठीक है। मटेरियल्स या इक्विपमेंट्स में सबसे पहले DLC करने के लिए फॉलोइंग इक्विपमेंट्स की अगर हम बात करें, जो कंपाउंड बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप या फिर माइक्रोस्कोप ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव यूजुअली 100x, माइक्रोस्कोप स्लाइड्स एंड स्लाइड रैक, स्टेनिंग रैक। इसके अलावा ब्लड कलेक्शन इक्विपमेंट, माइक्रो पिपेट, ड्रॉपर एज एप्लीकेबल अगर है तो, टाइमर, स्टेनिंग ट्रे और कॉपलेन जार, इमर्जन ऑयल, लेंस क्लीनिंग टिश्यू, ग्लव्स वगैरह, एंड लेबोरेटरी कोट, बायो हजार्ड डिस्पोजल कंटेनर वगैरह। मटेरियल्स के लिए अभी जो चीज़ें अभी आप देख रहे हो, फ्रेश EDTA ब्लड सैंपल, क्लीन ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड एंड एक स्प्रेडर स्लाइड, लेशमान स्टेन, बफर्ड डिस्टिल्ड वाटर एज स्पेसिफाइड बाय लेबोरेटरी प्रोटोकॉल, इमर्जन ऑयल, टिश्यू एंड लेंस पेपर। ठीक है। एंड ब्लड कलेक्शन के लिए प्रॉपर ग्लव्स, शार्प कंटेनर, अल्कोहल बेस्ड स्किन डिसइंफेक्टेंट, बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट EDTA कंटेनिंग ट्यूब। ठीक है। अभी हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक है। प्रैक्टिकल शुरू करने से पहले आप माइक्रोस्कोप को चेक करो और स्लाइड्स को क्लीन कीजिए और ग्रीस फ्री हो तो बेटर है। रिएजेंट्स प्रॉपरली लेबल्ड और विद इन लेबोरेटरी क्वांटिटी रिक्वायरमेंट्स के तौर पे हो। ब्लड सैंपल की आइडेंटिफिकेशन को वेरीफाई कीजिए, सैंपल को जेंटली मिक्स कीजिए ताकि सेल्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट रहे एंड सैंपल्स को विगरसली शेक नहीं करना चाहिए। देन प्रिपरेशन में फिर क्या होगा, DLC का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, एक गुड क्वालिटी पेरिफेरल ब्लड स्मेयर चाहिए, क्योंकि ख़राब स्मेयर से सेल की मॉर्फोलॉजी और डिफरेंशियल काउंट ये दोनों अफेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो स्टेप में नहीं लिखा है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक क्लीन ड्राई ग्रीस फ्री ग्लास स्लाइड लो, स्लाइड के एक एंड के पास ब्लड की एक स्मॉल ड्रॉप आप रखिए एंड एक सेकंड क्लीन स्लाइड को स्प्रेडर के रूप में यूज़ करो। होल्ड अ सेकंड स्लाइड एट अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 डिग्री एंगल। ठीक है। और स्प्रेडर को पीछे की तरफ पकड़ के ब्लड ड्रॉप तक लेके जाओ ताकि ब्लड स्प्रेडर की एज पर इवनली फैल जाए। ठीक है। अब स्प्रेडर को स्मूथ और स्टीडी मूवमेंट में आगे की तरफ पुश करो। इससे क्या होगा, ब्लड एक थिन फिल्म के तरीके से स्लाइड में फैल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट की स्मेयर को आप एयर ड्राई होने दो। स्मेयर को हीट से आर्टिफिशियली ड्राई नहीं करना चाहिए जब तक लेबोरेटरी प्रोटोकॉल स्पेसिफिकली ऐसा ना कहें। तो गुड पेरिफेरल स्मेयर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि फिल्म बहुत स्मूथ होगी, बहुत थिक नहीं होनी चाहिए, बहुत थिन नहीं होनी चाहिए। स्मेयर धीरे धीरे थिन होता हुआ जाना चाहिए एंड एक क्लियर फेदर्ड एज होना चाहिए। एक्सेसिव स्ट्रीक्स नहीं लेना चाहिए, ग्रीस या डर्ट नहीं होना चाहिए एंड सेल्स रीजनेबली वेल डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो DLC के लिए स्मेयर के फेदर्ड एज के ठीक ऊपर का अप्रोप्रिएट मोनोलेयर एरिया यूज़फुल होता है। तो यहाँ RBCs जनरली ऐसी कंडीशन में होते हैं कि वो मोस्टली जस्ट टचिंग ईच अदर ऐसे दिखाई देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, स्टेनिंग ऑफ द स्मेयर, लेशमान स्टेनिंग। देखो लेशमान स्टेन एक
रोमानोव्स्की टाइप स्टेन है, इसमें मेनली इओजन एंड मेथाइलिन ब्लू ऑक्सीडाइज मेथाइलिन ब्लू डेरिवेटिव्स जैसे डाइज होते हैं, ये सेलुलर स्ट्रक्चर्स को अलग अलग कलर्स में हाईलाइट करते हैं। ठीक है, तो लेशमान स्टेनिंग की बात करें तो प्रोसीजर की बात करें, एग्जैक्ट स्टेन वॉल्यूम या टाइम लेबोरेटरी एसओपी और एजेंट मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फॉलो करना चाहिए। एंड सीक्वेंस समझो कि एयर ड्राइड ब्लड स्मेयर को स्टेनिंग रैक पे रखो। ठीक है, एंड स्मेयर को पूरी तरीके से लेशमान कवर से कवर करो, लेशमान स्टेन से। उसके बाद हम जब बात करते हैं फिक्सेशन की, लेशमान स्टेन में प्रेजेंट मेथनॉल ब्लड फिल्म को फिक्स करने में हेल्प करता है, इसलिए नॉर्मली अलग से मेथनॉल फिक्सेशन की ज़रूरत हमें नहीं होती है। देन स्टेन को डिसाइडेड फिक्सेशन या स्टेनिंग पीरियड तक स्मेयर पे रहने दो। अब लेबोरेटरी प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग बफर्ड या डिस्टिल्ड वाटर इसमें ऐड करो, स्टेन और वाटर को जेंटली मिक्सड होने दो एंड डिसाइडेड स्टेनिंग टाइम के बाद में स्मेयर को जेंटली वॉश करो। अब इससे क्या होगा, स्लाइड का जो वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं उसको ड्रेन होने दो और स्मेयर को एयर ड्राई होने दो। ये पूरा तरीका था एयर ड्राई करने का। तो लेशमान स्टेन का एग्जैक्ट स्टेनिंग टाइम और डाइल्यूशन रिएजेंट एसओपी पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब स्टेनिंग के बाद क्या करेंगे हम, आरबीसीज जो हैं आपको जनरली पिंकिश या सैल्मन अपीयरेंस देते हैं। न्यूक्लियाई जो हैं ये ब्लू टू पर्पल दिखाई देते हैं। न्यूट्रोफिल्स के जो ग्रैन्यूल्स हैं ये फाइन पेल या लाइलैक टाइप अपीयरेंस दे सकते हैं। एंड इजनोफिल्स ग्रैन्यूल्स ये प्रोमिनेंट रेडिश ऑरेंज या पिंक अपीयरेंस दे सकते हैं। एंड बेजोफिल ग्रैन्यूल्स डार्क ब्लू पर्पल दिखाई दे सकते हैं। सो लिम्फोसाइट क्या है, ये भी डार्क पर्पल न्यूक्लियस, रिलेटिवली स्कैंटी ब्लू साइटोप्लाज्म। एंड मोनोसाइट मोर अबंडेंट ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म और फोल्डेड किडनी शेप न्यूक्लियस। सो एक्चुअल अपीयरेंस स्टेनिंग क्वालिटी और माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग वैरी कर सकती है। राइट नाउ वी कैन टॉक अबाउट द माइक्रोस्कोप एग्जामिनेशन। अब स्टेन स्मेयर को माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन करेंगे। पहले लोअर पावर ऑब्जेक्टिव से स्मेयर को हम स्कैन करेंगे। इसमें हमें स्मेयर की क्वालिटी, उसकी थिकनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल्स, फेदर्ड एज, इनका आइडिया मिलता है। एंड अप्रोप्रिएट काउंटिंग एरिया को फाइंड करेंगे। एक ऐसा एरिया सेलेक्ट करोगे जहाँ आरबीसीज जो है रीजनेबली वेल सेपरेटेड या जस्ट टचिंग हो, आर डब्ल्यूबीसीज क्लियरली आइडेंटिफिएबल हो एंड स्मेयर ना बहुत थिक ना बहुत थिन हो। ठीक है, हाई पावर पे क्या करेंगे, हाई पावर मैग्नीफिकेशन से सेल को एग्जामिन कीजिए। एंड अगर हम ऑयल इमर्जन की बात करें तो डिटेल डब्ल्यूबीसी आइडेंटिफिकेशन के लिए कॉमनली 100x ऑयल इमर्जन ऑब्जेक्टिव यूज़ किया जाता है। इमर्जन ऑयल ऑब्जेक्टिव और स्लाइड के बीच ऑप्टिकल रिजोल्यूशन को इम्प्रूव करता है, तो दैट्स वाई। अब हम यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स, ल्यूकोसाइट को मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे न्यूट्रोफिल्स को पहचानने के लिए आप मॉडरेट साइज्ड सेल या न्यूक्लियर सेगमेंटेड, यूजुअली 2 से 5 लोब्स में, फाइन क्रोमेटिन और पेल साइटोप्लाज्म एंड फाइन ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होगा। सो नॉर्मल एडल्ट एज अप्रॉक्सीमेटली 40 to 70%। लिम्फोसाइट्स की बात करें तो राउंड सेल, लार्ज डेंस न्यूक्लियस और स्कैंटी साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस सेल्स का मेजर पोर्शन ऑक्यूपाई करता है एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स कॉमनली सीन। ठीक है, तो कितना अप्रॉक्सीमेटली 20 to 40%। ठीक है, मोनोसाइट्स की बात करें तो लार्ज ल्यूकोसाइट दिखेंगे आपको, न्यूक्लियस किडनी शेप का या हॉर्सशू शेप या फोल्डेड हो सकता है। अबंडेंट ग्रे ब्लू साइटोप्लाज्म एंड फाइन ग्रैन्यूल्स वैक्यूलस हो सकते हैं। 2 to 8% ऐसे इजनोफिल्स मैंने आपको बताया, रेडिश ऑरेंज पिंक कलर के 1 to 6% एंड बेजोफिल्स कोर्स डार्क या ब्लू पर्पल कलर्स में आपको 0 to 1%। ठीक है, अब इनकी एक्चुअल काउंटिंग कैसे करोगे, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्टिकल पार्ट, कॉमन मैनुअल मेथड 100 आरबीसीज काउंट किए जाते हैं। अब माइक्रोस्कोप में से
सॉरी 100 WBC काउंट किए जाते हैं। हम हर माइक्रोस्कोप में एक एक WBC को आइडेंटिफाई करते हुए हम टैली करते जाएंगे कि न्यूट्रोफिल्स कितने हैं, 65 है, लिम्फोसाइट्स 28 है, मोनोसाइट्स 4 है, एजोनोफिल 2 है, बेसोफिल 1 है, टोटल हम कर लेंगे 100। अब क्योंकि टोटल 100 सेल्स है तो हर नंबर डायरेक्टली परसेंटेज के बराबर हो जाएगा, तो न्यूट्रोफिल्स आपको उस अकॉर्डिंग या सारे चीज़ें परसेंटेज में समझ में आ जाएंगी। तो काउंटिंग में WBC को कैसे सिलेक्ट करोगे, ठीक है। आपको स्मेयर के किसी एक छोटे एरिया में सारे 100 सेल्स काउंट नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे सैम्पलिंग बायस हो सकती है। आप स्मेयर के अप्रोप्रिएट काउंटिंग जोन में सिस्टमैटिकली मूव करते हैं और सेल्स काउंट करते हैं, एक कॉमन अप्रोच है। तो सिस्टमिक पैटर्न में फील्ड टू फील्ड आगे बढ़ना, ताकि एक ही सेल्स को 2 बार काउंट ना करें और कोई रीजन अननेसेसरली ओवर रिप्रेजेंट ना हो। तो लेबोरेटरीज़ में स्पेसिफिक बैटलमेंट, जिगजैग पैटर्न या अदर वैलिडेटेड काउंटिंग पैटर्न SOP के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है। एंड दैट्स इट। कैलकुलेशन में मैंने आपको फॉर्मूला बताया ही था, ठीक है। कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है, नंबर ऑफ दैट WBC काउंटेड अपॉन टोटल WBC काउंटेड इनटू 100, ठीक है। एग्जांपल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर 100 की जगह 200 WBC काउंट किए हों, ठीक है, तो भी आप उस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। जितना आपने किया उसको डिवाइड करना होगा 200 से इनटू 100। वेल, अभी रिपोर्टिंग की बात करें, रिपोर्टिंग कैसे करोगे। रिपोर्ट में नॉर्मली डिफरेंशियल परसेंटेज क्लियरली मेंशन किए जाते हैं, तो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट आप परसेंटेज में कर सकते हैं, ठीक है। एंड ओके, तो प्रिकॉशंस क्या हैं, क्लीन एंड ग्रीस फ्री स्लाइड हो, EDTA ब्लड मिक्सड हो जेंटली और शेक्ड हो, ताकि अनइवन सब इवनली सेपरेटेड रहें। अवॉइड यूजिंग अ क्लॉटेड और ग्रॉसली hemolyzed sample, make a smear that neither excessively thick or excessively thin, ठीक है। वैर ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया, पहले ही प्रिकॉशंस हमने ओवरऑल समझ लिया है। तो ये हमारा रहा टोटल डिफरेंशियल WBC काउंट, कैसे इसमें हमें अलग अलग WBC के जो भी एजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल हैं, इनका पता चलेगा, जो और वो भी परसेंटेज में। सो इस क्लास को इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। थैंक यू एंड वेलकम। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस या ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया कैसे दिखती हैं, कितने होने चाहिए, वही सब कुछ है, ओके।